बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं, जिसमें कृषि, पशुपालन और इनसे जुड़े स्टार्टअप से जुड़ी हुई ऐसी जानकारी होती है जो न सिर्फ समाज को नई दिशा देने में सहायक है बल्कि कई लोगों को रोजगार देने में भी। आज के अंक में हम आपको मिलवाएंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे किसान से जो अपनी सूझबूझ और मेहनत के बल पर बागवानी के क्षेत्र में सफलता की कहानी रच रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के सफल किसान से। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार व्यय करने के बाद किसान लंबे समय तक उपज लेता रहता है। साथ ही बाजार में कभी भी फलों का मूल्य नहीं गिरता, जिससे किसान को घाटे का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप ये देख रहे हो, मेरे यहाँ पे 400 पौधे लगे हुए हैं। एक पौधे से करीबन इस साल 80 से 100 किलो निकलने की उम्मीद है। अब आप देख लीजिए, अगर सभी में 100 किलो अगर निकल जाए, 400 पौधे से अपने को करीबन 40 टन माल मिलेगा। अब 40 टन माल के रेट जोड़ लीजिए, मतलब एक बार बगीचा लगाने के बाद में अपने को लॉन्ग लाइफ बहुत लंबे साल से 25 से 30 साल तक ये बगीचे चलते रहते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बगीचों के ऊपर उतरें। इसमें पेस्टिसाइड कम लगता है, गोबर की खाद बीज नीचे डालो और पानी ड्रिप द्वारा दो। ड्रिप इरिगेशन भी आप देख रहे हो, ये लगा रखी है मैंने। ड्रिप से भी पानी देता हूँ मैं और 1 महीने में एक बार नीचे फ्लड इरिगेशन भी कर देता हूँ मैं। कम पानी में अच्छी पैदावार मिलती रहे, इसके लिए टपक सिंचाई विधि को अपनाया। तो देखा आपने, हमारे आज के सफल किसान ने अपनी 10 एकड़ भूमि को कितनी अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया है। इसके पीछे उन्नत किस्मों का राज है। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं हमारे सफल किसान के पास और जानते हैं उनकी बागवानी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियाँ। झाबुआ के कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को नए नए दिशा निर्देश देकर उनकी खेती को काफी सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक समय खेती से मुश्किल से गुजारा करने वाले किसान बालाराम जी ने भी खेती से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की शरण ली और कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण लेकर वैज्ञानिक तरीके से टमाटर, शिमला मिर्च, पपीता, स्ट्रॉबेरी, अमेरिकन मक्का, केला की खेती शुरू की। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर IS तोमर और अन्य कृषि वैज्ञानिकों ने संकर किस्मों को अपनाने और सही फसल प्रबंधन की जानकारी दी, जिससे बालाराम जी को अच्छे बदलाव के साथ मुनाफा भी हुआ। करीब 10 से 12 साल तक बालाराम जी ने केले की सफल खेती कर अब अन्य फलों का रुख अपनाया है। देखिए किसान भाइयों, ये केले का बंच आप देख रहे हो, ये कम से कम 70 से 80 किलो का बंच बनेगा
और मैंने 4 से 5 साल पहले अमरूद के पहले केले बहुत ले लिए, 8,500 पौधे लगा रखे थे। और ये केले, अमरूद, मौसम्बी, सेवफल, ये सभी कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ की देन है। जो मेरे को पहले मैं मिर्ची, टमाटर, कैप्सिकम ये खूब लगाया करता था। बाद में उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ वालों ने कि आप फल के वृक्ष फलदार पे उतरिए। तो मैंने एक साथ लाके 8,500 पौधे केले के लगाए थे। जो आप देख रहे हो, जो कुछ पौधे बचे हुए हैं इसमें अभी लगे हुए भी हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा किसानों के लिए एक रिसर्च सेंटर है। वो अपने को जो भी कुछ जरूरत पड़ती है अपन उनसे फोन लगा के पूछ सकते हैं। उनके मैसेज भी हमारे को आते रहते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कुछ पौधे लगे हुए हैं, केले के कितने लग रहे हैं। मतलब किसान अगर करना चाहे एक ही खेती के ऊपर ना उतरे, कई प्रकार की खेती कर सकते हैं। उसके लिए अपने को सलाह लेना, और कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विभाग है, ये अपने को पूरी सहायता देते रहते हैं। केवी के वाकई में किसानों की मूल समस्याओं का समाधान कर उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। झाबुआ का कृषि विज्ञान केंद्र जिले में बदलती खेती की तस्वीर की असली वजह है। साल 1985 में इसकी स्थापना की गई। अपनी स्थापना के बाद से ही कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को नई जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। कृषि विज्ञान केंद्र से किसान न सिर्फ खेती, बागवानी, पशुपालन की ताज़ा जानकारी ले सकते हैं, बल्कि मौसम संबंधी अपडेट और कीट प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, दूरस्थ और पिछड़े हुए जिलों में पहले से की गई थी। इसकी स्थापना 85 में की थी, क्योंकि ये आदिवासी जिला होने के साथ साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 90% आदिवासी है और यहाँ पर लोगों में ज़्यादा कृषि के बारे में ज्ञान नहीं था। आज हम ये देखते हैं कि झाबुआ में ऐसा देख के नहीं लगता कि ये बहुत पिछड़ा हुआ जिला है। कृषि के हिसाब से काफ़ी एडवांस है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का काम है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का हस्तांतरण। तो वो हम लोग पिछले करीब 35 साल से कर रहे हैं। और आज इस केंद्र को, मतलब आप ये मानिए कि यहाँ पर वो सभी यूनिट, मतलब होता ये है कि सिर्फ मुँह से बोल के बताना या किसान को करके दिखाना। तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र पर हमने यहाँ पर गोटरी, पोल्ट्री, कड़कनाथ यूनिट, दूसरा ये वर्मी कंपोज यूनिट, पोल्ट्री हाउस, पहाड़ पर कैसे खेती की जा सकती है, बीज उत्पादन कैसे कार्यक्रम लिया जाता है, ये सब जानकारी हम लोग यहाँ पर पिछले करीब 35 साल से बदल के गांव में अलग अलग विकास खंडों में लगातार देते आ रहे हैं। और उसी का आज परिणाम है कि झाबुआ जिले में यहाँ खेती को काफ़ी अच्छी तरीके से लोग कर रहे हैं और खेती को लाभ का धंधा बना हुआ है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि झाबुआ जिले में बहुत अच्छे किसान भी हैं और हमारा जो पिटलावद ब्लॉक है उसमें काफ़ी एडवांस फार्मर है, जिसमें से खासकर पाटीदार लोग हैं। एक 12 पाटीदार किसान हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं पिछले करीब 35 साल से। और पहले उनकी भी वही स्थिति थी जैसी सभी किसानों की होती है, पर हम लोगों ने लगातार उनके साथ जुड़ के, चूंकि उनके पास रिसोर्सफुल फार्मर है, संसाधनों की उनके पास कोई कमी नहीं है, तो उन्होंने हमारी बात को जल्दी समझा और आज उन्होंने क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से कई सारी खेतियों में उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। जैसा हम सभी जानते हैं कि यहाँ से टमाटर की खेती जो कि दिल्ली तक, आजादपुर सब्जी मंडी तक जाती है और झाबुआ के नाम से पहचानी जाती है, तो उसमें बालाराम पाटीदार जी काफ़ी अच्छे कर सके और उनको हमारा भारत सरकार का ICAR का दीनदयाल उपाध्याय अवार्ड भी मिल चुका है। और अभी फिलहाल वो गुआवा जो अब कहते हैं ना, बड़ा गुआवा, उसकी खेती कर रहे हैं। VNR कंपनी वाला जो गुआवा होता है, और बाकी भी दूसरी विविध तरह की खेती कर रहे हैं। बहुत अच्छे किसान हैं। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सफलता की ये कहानी जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोनपुर मोना चक्की छुटकी छोटंकी को जो कर रही है 4 मंजिले लड़कों की ठुकाई। छुटकी छुटंकी को वीरता मेडल। हमें छुटंकी है ना, अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। देख लेना, ये छुटंकी जो है ना, एक दिन सारे घर को बर्बाद कर देगी। हमार बेटा को आपकी बेटी से लव हो गया है। देखिए छुटकी छुटंकी सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए सफलता की कहानी के इस दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और बालाराम जी की बागवानी के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। बालाराम जी एकमात्र ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में सेब की खेती की। अपने इस सपने को साकार करने के लिए बालाराम जी ने करीब 3 साल पहले हिमाचल प्रदेश का रुख किया। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के पास घुमारवी गांव से सेब के किस्म हरिमन 99 के तकरीबन 150 पौधे लेकर आए थे। सेब की ये किस्में 48 डिग्री तापमान को भी सहन कर सकती है। इन पौधों को जैविक तरीके से तैयार किया गया है। बालाराम बताते हैं कि शुरू में कुछ परेशानियां भी आई। गर्मी से बचाने के लिए इन्हें ऐसी जगह लगाया जहां हरियाली थी। सेब के पौधों से 10 फीट की दूरी पर लगे नीम के पेड़ों और गन्ने की फसल से टकराकर गर्म हवा ठंडी हो जाती है और तापमान कम हो जाता है, जो 42 से 44 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता है। ये देख रहे हो किसान भाइयों, आप अपने को सेब फल खाने के लिए हिमाचल से सेब फल आते थे, पर मैंने हिमाचल से करीबन 1500 किलोमीटर दूर पे सेब फल मैंने लगा दिए हैं और 150 पौधे लगे हुए हैं। और इसके ऊपर आप देख रहे हो फ्लावरिंग चालू है। और ये जून और जुलाई में मतलब कश्मीर से अपने यहाँ 1 महीना 1.5 महीना पहले आते हैं, तो अपने को रेट भी अच्छे मिलेंगे और टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया रहता है। आप देख रहे हो ये सब में फ्लावरिंग चालू है, ये फ्लावरिंग आ गई है इसमें। ये झुमके 6-6 के लुमके लगेंगे, पूरे एक में 6-6 लगते हैं ये। तो अपने को सेब फल अब यही खाना मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छे के जो कश्मीर में होते थे अपन यहाँ पकाने लगे, मतलब बहुत बड़ी बात है इतनी गर्मी में। यह 48 डिग्री तक सहन शक्ति रखेगा ये और अपना सेब फल का उत्पादन मिलेगा ये। आप देख रहे हो ये 4 साल का पौधा है, करीबन 10 फीट की हाइट पे पहुंच गया है ये। तो ये अपने को 2 से 3 साल बाद काफ़ी उत्पादन देना चालू कर देगा। फ्लावरिंग आ रही है, आप देख रहे हो इस पे ऊपर जैसे फ्लावरिंग चल रही है। फ्लावरिंग शुरू हो गई अभी, इसमें फुटाव जैसे फुटाव आती है इसके ऊपर पूरी ये सेब ही सेब लगे हुए इसके ऊपर पूरे। इसके अलावा इनके आसपास कई फलदार वृक्ष भी लगे हुए हैं, जिस वजह से पौधों के फूल गिरते नहीं हैं। सेब की सफल बागवानी का श्रेय वो जैविक खेती को देते हैं। इस साल भी सेब के पौधों में फूल आ चुके हैं, जो कुछ ही महीनों में अच्छा मुनाफा दे सकेंगे। बालाराम जी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। इसके साथ ही वो कीट प्रबंधन के क्या उपाय अपनाते हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। मौसमी के फलों की बढ़वार नाप रहे बालाराम जी इस समय उनके बाग में करीब 400 मौसमी के पौधे लगे हुए हैं, जो साल में 3 बार पैदावार देते हैं। साल 2010 से शुरू किया गया उनका ये प्रयास आज करीब 40 टन उपज तक जा पहुंचा है। प्रति पौधे से उन्हें 80 से 100 किलो फल मिलते हैं। ये आप देख रहे हो, ये मौसम्बी मेरा करीब 10 से 12 साल का प्रैक्टिस और मेहनत है मेरी। पहले एकदम से नहीं हुई है ये, इसमें मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ी है। मैंने 95 से काम चालू किया था हाइब्रिड में उतरना, जिसके बाद में मैंने इसको 2010 से बगीचों में चालू हुआ। अमरूद लगा रखे हैं, मौसम्बी है, सेब फल भी है। और ये वेराइटी आप देख रहे हो, ये वेराइटी है अपनी न्यू सेलर वेराइटी मौसम्बी की, जो कि साल भर में 3 बार आती है। एक बार अभी आएगी, एक फिर अगस्त में आएगी और दूसरी फिर दिसंबर में आएगी। फ्लावरिंग भी है, छोटे फल भी है और पक भी रहे हैं। तो ये अपने को क्या, मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, पूरे परिवार वालों की मेहनत है और भी मजदूर भी रहते हैं, उनकी भी मेहनत है। तो मैं हमेशा इसमें लगे रहते हैं। इस भरपूर पैदावार के पीछे कीट प्रबंधन की बड़ी भूमिका है। बालाराम जी कीट प्रबंधन के लिए फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कीट बड़ी आसानी से इस ट्रैप में फंस जाते हैं और फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। आप देख रहे हो ये फेरोमोन ट्रैप है अपना। ये जो मक्खी जो अपन जैविक है, ये जैविक विधि, पेस्टिसाइड कम छाटते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल इन्हीं के बराबर। तो ये मक्खियाँ इसमें आके घुस जाती है, जिससे अपने फल जो खराब होना वो नहीं होते हैं। फल ऐसे बिल्कुल ऐसे कैसे जाएंगे, मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा इसका। ये 40 से 50 रुपए किलो इंदौर में जाके बिकती है। और ये पौधे आप देख रहे हो 4 से, ये 5वां साल का पौधा है, 5 साल का। तो ये इतना माल आप देख ही रहे हो, देख लीजिए। ये मेरा 2010 से बगीचे चालू कर रखे हैं मैंने, और ये आप देख रहे हो। देश में तेजी से जैविक और प्राकृतिक खेती को अपनाया जा रहा है। खेती की ये विधाएं बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने में सक्षम हैं। कृषि विज्ञान
विज्ञान केंद्र में विभिन्न प्रकार की यूनिट स्थापित है, जो कि हम किसानों के लिए ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगातार दिखाते रहते हैं कि कैसे हम वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फास्फो कंपोस्ट बनाते हैं, झाबुआ राख फास्फेट है यहाँ पे, और इसमें 12-13% फास्फोरस होता है। तो झाबुआ राख फास्फेट के द्वारा हम चूँकि फास्फोरस रिच कंपोस्ट भी बनाते हैं, और साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की यूनिट भी यहाँ पे हमारी है। तो नेचुरल फार्मिंग की यूनिट में हम बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, ब्रह्मास्त्र है, निमास्त्र है, अग्नास्त्र है। ये सब चीज़ें हम चूँकि बढ़वार के लिए पौधों के और कंट्रोल करने के लिए कीड़े मकोड़ों को, बड़े छोटे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए ये सब प्रोडक्ट हम लगातार बना रहे हैं। और यहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑन कैंपस ट्रेनिंग देते हैं लगातार किसानों को बुला करके, जिससे कि अपने खेतों में उस चीज़ को लागू कर सकें। और आप कैंपस भी ट्रेनिंग जाके देते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं यहाँ प्रैक्टिकली, और वहाँ पे अपने घर पे वो कैसे लगाएं इसको भी हम बताते हैं। तो ये सब कार्यक्रम लगातार वेस्ट डिकम्पोजर का भी काम एक चल रहा है हमारे यहाँ, जो कि रेसिड्यू को बहुत ढेर है हमारे पास, उसको कैसे हम जल्दी से सड़ा के और कम से कम मालूम कर दें और जल्दी से जल्दी हमारी खाद बन जाए, जो खेतों में उपयोग करके हम जैविक के रूप में उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास करीब 25 गड्ढे हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। ये सामने 25 गड्ढे हैं, जिसमें कि इसकी लंबाई 10 फीट है और 4 फीट चौड़ा है, 1.5 फीट गहरा है। तो लगातार इसमें हम प्रोडक्शन वर्मी कंपोस्ट का कर रहे हैं। और ये जो हम खड़े हैं यहाँ पे हमारा वर्मी कंपोस्ट हीप मेथड से एक चूँकि ढेर लगा करके भी हम कर सकते हैं। गड्ढा नहीं बना पाता है किसान, तो उसको हम लगातार बताते हैं कि आप एक ढेर लगा करके छाया में बोरी से ढक दें और उसको पानी का छिड़काव कर दें, मॉइस्चर मेंटेन करें, और साथ साथ केंचुओं को उसमें छोड़ दें। तो देखेंगे कि आप एक आध महीने बाद काफ़ी केंचुए हो जाते हैं और खा करके वर्मी कंपोस्ट में उसको बदल देते हैं। ऐसे हमारे गड्ढों में भी होता है। तो ये जैसे 4 पिट सिस्टम भी हमने बना रखा है। यहाँ पे 4 गड्ढे हैं, एक में हम अपना मटेरियल भरते हैं, उसमें केंचुए छोड़ देते हैं, फिर दूसरे में भरते हैं, तीसरे में भरते हैं, चौथे में भरते हैं, ऐसे भरते जाते हैं। जब तक दूसरा तीसरा गड्ढा भरा जाता है तो पहले गड्ढा बिल्कुल पक के खाद तैयार हो जाती है हमारी, और किसान उसको छान लेता है, उसके केंचुओं को दूसरे तीसरे गड्ढों में डाल देता है। तो ये चक्री सिस्टम एक चलता रहता है, चक्री सिस्टम। तो इसमें अब एक रहता है कि भाई फार्मर्स का एक ही बार मटेरियल नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे होता है, तो उसको इकट्ठा करके एक से दूसरे तीसरे में भरता रहता है, और ये प्रक्रिया लगातार स्नेह चलती रहती है। वहीं सबसे ज्यादा लोकप्रिय बेड विधि है। इसमें छायादार जगह पर जमीन के ऊपर 2 से 3 फुट की चौड़ाई और जरूरत के हिसाब से लंबाई के बेड बनाए जाते हैं। इन बेड़ों को बनाने के लिए गोबर, जानवरों के नीचे बिछाए गए घास फूस, खरपतवार के अवशेष का इस्तेमाल किया जाता है। बेड की ऊंचाई करीब 1 फुट रखी जाती है। बेड को पुआल या घास से ढक दिया जाता है। इस तरह जितनी जरूरत हो उस हिसाब से बेड बनानी चाहिए। शुरुआत में पहले बेड में केंचुए डालने होते हैं, जो कि उस बेड में गोबर और जैव भार को खाद में बदल देते हैं। एक बेड की खाद बन जाने के बाद केंचुए खुद ही दूसरे बेड में पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले बेड से वर्मी कंपोस्ट अलग करके छान कर भंडारित कर लिया जाता है। तो किसान भाई इससे काफी फायदा कर रहे हैं, और जो केंचुआ खाद उत्पादन जो हो रहा है हम अपने खेतों में भी डालते हैं और हम बेच भी रहे हैं। इससे इनकम भी जनरेट हो रही है हमारी लगातार, जिससे कि हम अपने रिवॉल्विंग फंड के द्वारा केवीके का डेवलपमेंट करना है और बहुत सारी एक्टिविटी उसको चलाते हैं। तो इस तरह से किसान भाई भी, उनको भी हम सलाह देते हैं कि आप तो अपना वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन करें, और साथ साथ वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन करने के साथ साथ अपना एक आजीविका का साधन भी इसको बनाएं, एक यूनिट के रूप में डेवलप करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि हम बाजार में बेच सकें इसको और आमदनी भी हो सके। तो इस तरह की हमारे झाबुआ जिले में काफ़ी फार्मर्स हैं, जो कि करीब 200-300 फार्मर्स चिन्हित हमारे द्वारा किए गए हैं केवीके के द्वारा, जो कि ये काम लगातार कर रहे हैं। और आर्या परियोजना एक आई हमारे यहाँ, भारत सरकार ICR नई दिल्ली से और अटारी द्वारा, जबलपुर द्वारा हमको दी गई है यहाँ पे। तो लगातार वो 5 सालों से उसमें काम हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए किसानों को कैसे सिखाया जाए और कैसे यूनिट डेवलप करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके और अपने आजीविका का साधन उसको बना सके। तो उसमें भी काफ़ी काम चल रहा है, जिसमें कि 200-300 किसानों को उसमें भी चिन्हित करके और यूनिट डेवलप किया गया है, और लगातार ये काम कर रहे हैं। और अपने गाँव के बगल के गांव को भी बताते हैं, अपने गांव वालों को भी बताते हैं, जिससे अवेयरनेस प्रोग्राम एक डेवलप होता है, तो लोग देख करके और भी ज़्यादा संख्या उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है जिले में। तो इस तरह से काफ़ी रेसिड्यू का यूज करके वर्मी कंपोस्ट में उसको परिवर्तित करके अपने खेतों में यूज कर रहे हैं और अपने आजीविका का साधन भी बना रहे हैं। चूँकि वर्मी कंपोस्ट बनाने से काफ़ी उसमें रिच होता है, हमारे रेसिड्यू रहते हैं, पशुओं का गोबर रहता है, बिछावन रहता है, तो ये देखा जाता है कि सारी चीज़ उसमें
न्यूट्रिएंट्स रिच होता है। वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, मैंगनीज, जिंक, आयरन, बहुत सारी चीज़ें जो कि पौधा लेता है ज़मीन से, प्लस हम पशुओं को खिलाते हैं, तो जो भी आता है मटेरियल तो वो सड़ करके और अच्छा खाद बनता है और न्यूट्रिएंट रिच होता है। हमारे FYM की अपेक्षा ये न्यूट्रिएंट रिच ज़्यादा होता है। तो इस तरह से लगातार हमारे किसान भाई इस काम को कर रहे हैं और लगातार हम यहाँ पे ट्रेनिंग के माध्यम से उनको बताते रहते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा केंचुए पैदा करें। अब केंचुए खाद उत्पादन के साथ साथ हम वर्म्स का भी उत्पादन करते हैं, हमारे किसान भाई भी कर रहे हैं, जो कि 600 रुपया किलो बिक जा रहा है वर्म्स, केंचुए, और इससे काफ़ी आमदनी कर रहे हैं। वैसे ही केंचुआ खाद है 10 रुपया किलो बेच रहे हैं, उससे भी आमदनी हो रही है। साथ वास की भी यूनिट हमारे यहाँ लगाई गई है, ये मटके में साथ में बर्मी वास बन रहा है, और चूँकि केंचुओं को रख देते हैं उसमें थोड़ा सा गोबर डाल देते हैं और ऊपर से पानी गिरता रहता है लगातार, और जो भी वास उसकी आती है वर्म्स के शरीर द्वारा धुल करके वास आती है, तो उसका हम छान करके और अपने खेतों में फसलों पर छिड़काव करते हैं लगातार, तो हमारी फसलें काफ़ी अच्छा बढ़वार कर रही हैं, जिससे कि बाहर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाहर का केमिकल यूज किसान नहीं कर रहा है, जिससे कि हमारे खेत भी सुधर रहे हैं, हमारी फसल भी स्वस्थ रह रही है, और जो भी हम अनाज खाते हैं उसके द्वारा पैदा हुआ हमारा मनुष्य खाता है तो उसको भी स्वास्थ्य चूँकि अच्छा रहता है और रोग होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इस तरह से उसके प्रोडक्शन पे भी प्रभाव पड़ रहा है, और ह्यूमन और उसमें एक साइकिल में उसका योगदान हो रहा है, तो बीमारियां भी कम से कम हमारे ह्यूमन को भी आती हैं। इस तरह से हमारा सब प्रोडक्शन हमारा KVK में चल रहा है। इसी के साथ कार्यक्रम सफल किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बालाराम जी की बागवानी के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या करना चाहते हो आगे? किरण को उसकी मंजिल मिल जाए, यही चाहता हूँ। तुम्हारा बैंगलोर जाना बहुत जरूरी है। किरण के बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ है, जो भी पहली फ्लाइट मिले तुम दोनों लेकर घर आ जाओ। मेरे हिसाब से किरण को ये मौका मिस नहीं करना चाहिए। किरण बैंगलोर जाएगी, सेमिनार अटेंड करेगी। आज आप सब मुझसे बहुत दूर हो वीर जी, लेकिन शायद चांद आज मेरे बहुत नजदीक आ गया है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो बाप के बुरे वक्त में बेटी उसका साथ ना दे। आज से हमारा रिश्ता खत्म। देखिए जहां चांद रहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम सफल किसान। आइए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं झाबुआ की गलियों में अपने सफल किसान बालाराम जी के पास, ये जानने कि वो सालाना कितना मुनाफा ले लेते हैं और उनकी आगे की क्या रणनीति है। साल 2005 से अपनी खेती को विस्तार देने के बाद बालाराम के बाग से होने वाली उपज में साल दर साल इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे पौधे बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे उनमें लगने वाले फलों की संख्या बढ़ रही है। एक अनुमान के हिसाब से बालाराम जी सालाना 15 लाख से अधिक का लाभ कमा रहे हैं। उनकी बागवानी के तरीके और उठाए गए कठिन कदमों ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक अलग ही पहचान दिलाई है। जिले स्तर से लेकर दिल्ली तक उन्हें कई बार पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। यही नहीं, उनके फलों का स्वाद झाबुआ, इंदौर के साथ दिल्ली और मुंबई तक पहुंच रहा है। मैं कई प्रकार से अवार्ड भी ले चुका हूं। दिल्ली से भी अवार्ड लिया मैंने धनुका कंपनी से, भोपाल से भी CM द्वारा कई प्रकार के अवार्ड लिए हैं, झाबुआ से भी अवार्ड लेता हूं, विकास खंड द्वारा भी कई अवार्ड लेता रहता हूं, और मैं अपनी खेती में मेहनत करता हूं और मस्त रहता हूं। आप भी मस्त रहिए और काम करिए। आशा और उम्मीद से लगाए गए उनके ये बाग उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए किसी मिल्कियत से कम नहीं। तो देखा आपने, खेती में थोड़ा सा बदलाव आपको कितनी बड़ी सफलता दिला सकता है। हालांकि इसमें KVK की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें उम्मीद है कि आपको सफल किसान का आज का ये अंक जरूर पसंद आया होगा। अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमारी email ID है सफलkisan@dd@gmail.com।
इसी के साथ सफल किसान के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर लेकर आएंगे सफलता की एक नई कहानी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। एक नए culinary journey में full of flavors, apt ingredients, right procedure. Learn the secret recipes. Try 5-star food at home. Hoagie masti and lots of twists. A journey of taste and love. सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मैं भी विकास का हिस्सा हूँ, ऐलान ये अपना कर डाला। मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। तुम्हारी यहाँ